नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रैपिडो में बाइक टैक्सी चलाता था। उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी को पूरा ज़रूर देखें। दिनेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन कुछ चाटुकारों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसी दिन से उसकी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह दूसरी नौकरी की तलाश में बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में उसके लिए नौकरी पाना इतना आसान काम नहीं था। वह इंटरव्यू देकर समझ चुका था कि जब तक कोई जान पहचान नहीं है तब तक नौकरी पाना मुश्किल है। इसलिए उसने अपनी जान पहचान के लोगों से बात की, लेकिन कोई काम नहीं आया। एक दिन वह एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सैलरी मात्र 15,000 रुपये थी, जबकि पिछली कंपनी में वह 30,000 रुपये तक कमा लेता था। दिनेश ने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा 15,000 रुपये ही है, इसलिए उसने नौकरी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 15,000 में दिल्ली जैसे महानगर में घर का खर्च चलाना उसके लिए इतना आसान काम नहीं था। ऊपर से किराए के मकान में रहना और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता चला गया। अपनी स्थिति को देखते हुए उसने रैपिडो में बाइक टैक्सी की जॉब कर ली। दिन में वह कंपनी में नौकरी करता था और रात में 6 बजे से 2 बजे तक रैपिडो में बाइक टैक्सी चलाता था। जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने को राजी नहीं थी। रोज़ की तरह वह शाम के 6 बजे रैपिडो के काम पर निकल चुका था। बाइक टैक्सी चलाते चलाते कब 10:30 बज चुके थे उसे पता भी नहीं चला। वह 10:30 बजे तक लगभग 7 कस्टमर को पिक और ड्रॉप कर चुका था और 8वें कस्टमर को ड्रॉप करने जा रहा था। लगभग 11 बजे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। वह 8वें कस्टमर को ड्रॉप करके नेक्स्ट बुकिंग का इंतज़ार कर रहा था। थोड़े इंतज़ार के बाद ही उसके पास एक बुकिंग आती है। कस्टमर का नाम रिया था, जो एक लड़की थी। बुकिंग छतरपुर मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर कैलाश के लिए थी। दिनेश 1 मिनट बाद ही लोकेशन पर पहुंच चुका था। दिनेश जैसे ही अपनी बाइक रोकी, एक सुंदर सी लड़की दिनेश के पास आती है और बोलती है कि आप दिनेश हो ना? मेरा नाम रिया है। मैंने ही रैपिडो से बाइक टैक्सी बुक की है। मुझे ग्रेटर कैलाश जाना है। रात ज़्यादा हो चुकी है। मुझे डर लग रहा था और मुझे रास्ता भी पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली अभी मेरे लिए नई है। इसलिए मैंने रैपिडो से बाइक टैक्सी बुक की है। दिनेश बोला कि ठीक है मैडम, आप डरिए मत, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आपको ग्रेटर कैलाश छोड़ दूंगा। बस आप मुझे OTP बता दीजिए। दिनेश की बात सुनकर रिया दिनेश को अपना मोबाइल फ़ोन दिखाते हुए बोलती है कि मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिससे मेरा फ़ोन बंद हो गया है, इसलिए मैं आपको OTP नहीं बता सकती। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ग्रेटर कैलाश जल्दी से जल्दी छोड़ दो। वहाँ मैं एक किराए के फ्लैट में ठहरे हूँ। दिनेश रिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि सॉरी मैडम, मैं आपको ग्रेटर कैलाश ड्रॉप नहीं कर सकता। OTP बताना ज़रूरी होता है। दिनेश की बातें सुनकर रिया उससे रिक्वेस्ट करती है। दिनेश रिया की तरफ देखता है, जैसे लग रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसने पहली बार देखी है, और मन ही मन सोच रहा था कि
कितनी सुंदर और मासूम लड़की है, बेचारी सीधी सादी लगती है। ऊपर से दिल्ली में अभी पहली बार आई है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं इसे मना कर दूंगा तो यह घर कैसे जाएगी। दिनेश उसकी मासूमियत देखकर उसे ग्रेटर कैलाश ले जाने को राज़ी हो जाता है और रैपिडो एप्लीकेशन से बुकिंग कैंसिल करते हुए बोलता है कि ठीक है मैडम, यह लो हेलमेट और लगा लो, बाइक पर बैठ जाओ। वह हेलमेट लगाकर बाइक पर बैठ जाती है। दिनेश बाइक स्टार्ट करता है और 50-60 की स्पीड में बाइक चलाने लगता है। दिनेश अब साउथ एक्स पहुंच चुका था। तभी पीछे बाइक पर बैठी रिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ फेरते हुए उसे एक रेस्टोरेंट के सामने रुकने को बोलती है। दिनेश बाइक को रोकता है और बोलता है कि हाँ जी मैडम, क्या हुआ, यहाँ पर बाइक क्यों रुकवाई। तो वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हुए दिनेश को देखती है और फिर बोलती है कि दिनेश जी, आपसे एक और हेल्प चाहिए, प्लीज़ मना मत करना। मुझे इस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना है, लेकिन मेरा मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जिस कारण मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास कैश भी नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खाने का बिल पे कर देना। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी आपके सारे पैसे जोड़ के दे दूंगी। पहले तो दिनेश मना कर देता है, लेकिन उसे लड़की की मजबूरी समझते हुए फिर बाद में खाने का बिल पे करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रिया खाने का ऑर्डर दे चुकी थी, जिसका बिल 1200 रुपये था। दिनेश अपने पर्स से 1200 रुपये निकालता है और पे कर दिया। दिनेश अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैडम जी बैठिए। 15 से 20 मिनट बाद दिनेश ग्रेटर कैलाश उस लड़की के घर के सामने था। लड़की बाइक से उतरती है और पैसे लेने के लिए घर के अंदर जाती है। लगभग 1 मिनट बाद वह घर के अंदर से रोती हुई एक हट्टे कट्टे पहलवान सा दिखने वाले लड़के के साथ दिनेश के पास आती है और वह रोते हुए पहलवान सा दिखने वाले लड़के से बोलती है कि यह रैपिडो वाला लड़का मुझे रास्ते में छेड़ रहा था, मुझे रात में अकेला पाकर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था और मुझे गलत तरीके से छू रहा था। मैं विरोध करना चाहती थी, लेकिन रात ज़्यादा हो चुकी थी, मुझे घर आना था और मैं डरी हुई थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। रिया की इस तरह की बातें सुनकर दिनेश के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन पहलवान लड़के ने उसकी एक न सुनी और उसका कॉलर पकड़कर घर के अंदर खींच ले गया और लात घूंसों से उसको पीटना चालू कर दिया। दिनेश रोते हुए कहता है कि भाई मेरी बात तो सुन लो, लेकिन वह दिनेश को पीटना बंद नहीं करता है। फिर वह पहलवान लड़का थोड़ी दूर हटते हुए कहता है कि अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो जितने भी रुपए पैसे तुम्हारे पास है सब हमें दे दो, नहीं तो पुलिस बुलाकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद करवा देंगे। दिनेश बहुत डर चुका था। उसके पास जो भी 100-200 रुपये थे सब उनको दे देता है। फिर वह लड़की बोलती है कि दिनेश, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जो रुपए पैसे हैं वह भी हमें ट्रांसफ़र कर दो, तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। दिनेश के बैंक अकाउंट में कुल 50,000 रुपये थे। डरा धमका कर वे दोनों दिनेश के सारे पैसे अपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। फिर दिनेश को धक्के मारकर घर से बाहर कर देते हैं। डरा सहमा दिनेश अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और थोड़ी दूर जाता है। अब उसे समझ में आ चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वह अपनी बाइक पुलिस थाने की तरफ मोड़ लेता है और पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवाता है और पुलिस वालों को लेकर रिया के घर पहुंच जाता है। लेकिन रिया ने झूठ बोलकर दिनेश को उल्टा ही फंसा दिया।
अब पुलिस वाले दिनेश की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और दिनेश को जेल में डाल देते हैं। रात के 2 बज चुके थे। जब दिनेश घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी फ़ोन करती है। फ़ोन पुलिस वाले उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति रात में लड़की छेड़ रहा था, इसलिए जेल में बंद है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब उसे सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह के 6 बज चुके थे। दिनेश की पत्नी अपने भाई को लेकर पुलिस थाने पहुंच चुकी थी और पुलिस वालों से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पति को छोड़ दो, इन्हें आप लोग गलत समझ रहे हैं। यह बहुत ही सीधे साधे और अच्छे इंसान हैं, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अब इसका फैसला कोर्ट करेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। तारीख पे तारीख 6 महीने का समय बीत चुका था। दिनेश के परिवार का बहुत ही बुरा दिन आ चुका था। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। जो कभी दिनेश के हितैषी हुआ करते थे, सब ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन दिनेश की पत्नी दिनेश को न्याय दिलाने के लिए कमर कस कर खड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि सत्य शर्मिंदा और परेशान हो सकता है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं होगी। उसने घर का खर्चा और केस लड़ने के लिए फुटपाथ पर सब्जी तक बेची, लेकिन दिनेश का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन वह सब्जी बेच रही थी, तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आया। वह फ़ोन उठाती है। फ़ोन रिया का था। रिया कहती है, बहन तुम जीत गई और मैं हार गई। दिनेश की पत्नी बोलती है कि मैं समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहती हो। तो रिया बोलती है कि बहन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मिलकर तुम्हें बताऊँगी कि मैंने तुम्हारे पति को झूठे केस में क्यों फंसाया था और मैं कोर्ट में अपना केस वापस ले लूँगी और जज के सामने अपना गुनाह कबूल भी कर लूँगी, जिससे आपके पति जेल से छूट जाएंगे। रिया की बात सुनकर दिनेश की पत्नी की रगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन दूसरे पल ही उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं कर सकती थी। फिर भी वह रिया से मिलने को तैयार हो जाती है। दिनेश की पत्नी सारी बातें अपने वकील को बताती है। दूसरे दिन दिनेश की पत्नी रिया को अपने वकील के चैम्बर में मिलने को बुलाती है। रिया वक्त पर पहुंच चुकी थी। वहां पर रिया ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर चैम्बर में मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। वह बताती है कि मेरे साथ जो पहलवान सा दिखने वाला लड़का था जिसने दिनेश जी को मारा पीटा था, वह मेरा बॉयफ्रेंड था। उससे मैं बहुत प्यार करती थी, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार एक धोखा था। उसी की खातिर मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आई थी, लेकिन वो मेरा यूज कर रहा था। शादी के नाम पर वह मुझे गलत गलत काम करवाता था। मैं अपने माँ बाप से बगावत करके उसके पास आई थी, लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वह जो कहता था मैं करती थी। उम्मीद थी कि एक दिन वह मुझसे शादी करेगा और सारे बुरे काम छोड़ देगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मेरा यूज किया। अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। वह किसी और लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका है और मुझे जान से मार देना चाहता है। उसी के कहने पर मैं भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसके पास ले जाती थी और वह उनको मेरी आड़ लेकर लूट लेता था। डर और बेइज्जती की वजह से कोई पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करता था, लेकिन दिनेश जी पुलिस के पास चले गए। वह समय समय पर अपना पता भी बदलता रहता है। दिनेश जी दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं।
मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है कि मेरी वजह से एक सीधे साधे इंसान का घर और ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोर्ट में जज के सामने सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। अगली तारीख पर रिया ने जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर चुकी थी और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी सच्चाई जज को बता चुकी थी। जज के आदेश पर पुलिस ने दिनेश को वाइज्जत बरी कर देती है और रिया और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ कर जेल में डाल देती है। दिनेश के कहने पर और कोर्ट में सरेंडर करने की वजह से रिया 6 महीने बाद जेल से छूट जाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड पर पुलिस बहुत सी धाराएं लगाकर चार्जशीट तैयार करती है और उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में उसे 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में 1 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर वसूलने का हुक्म देती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।